बेटाओ आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हाइजीन वर्क्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। अनसर्टेनिटी जो वर्ड है आप इसको एक तरह से मान सकते हो जो हम फिजिक्स में एरर्स बोलते हैं। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो उसमें एरर आता है। इसी तरह से हाइजेनबर्ग ने यहाँ पर एरर से रिलेटेड एक प्रिंसिपल दिया जिसको हम बोलते हैं हाइजीन वर्क्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है ये प्रिंसिपल? पहले हम इस प्रिंसिपल को लिखते हैं, उसके बाद फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इसमें लिखोगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? ये प्रिंसिपल कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है बेटा? टू मेजर द एग्जैक्ट position and momentum of a fast moving microscopic particle। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से हमारा मतलब होता है बेटा जो बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं या देख पाते हैं। ठीक है ना? आप इनको एक तरह से मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल मीन जिनसे मिलकर के पार्टिकल एटम बना हुआ है, एटम बना हुआ है। ओके बेटा? हो yes, हाँ, लेकिन अभी ये प्रिंसिपल तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप इसमें ये वर्ड नहीं जोड़ दोगे साइमल्टेनियसली। ये यहाँ पर इस पूरे प्रिंसिपल में तीन बातों पर आप स्पेशली फोकस करें, और वो क्या क्या है कि आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट इज जो एटम्स को बनाते हैं, इस टाइप के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के छोटे पार्टिकल्स जो है, इन पार्टिकल्स की पोजीशन और उनका मोमेंटम एक साथ एग्जैक्टली, मतलब बिना किसी एरर के आप एग्जैक्टली नहीं नाप सकते। ये इम्पॉसिबल है। आप इन दोनों इन पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एक साथ एक ही टाइम पर आप मेजर नहीं कर सकते हो। ये है ये प्रिंसिपल। समझ में आ गई बेटा? yes sir, yes sir। लेकिन मान लो इस प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि मान लो कि किसी ने इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नापने की कोशिश की। उसने कहा कि इन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है, चलो मैं मेजर करके देखता हूं एक साथ। ठीक है ना? अगर वो मेजर करता है तो क्या होगा? तो उसे जो जब वो मेजर करेगा तो उसको पोजीशन में और मोमेंटम में दोनों में एरर मिलेगा। वेरी गुड, उसमें एरर आएगा। लेकिन इस प्रिंसिपल में अगली बात जो कही वो ये कही गई कि वो एरर कितना आएगा ये भी इस प्रिंसिपल में बताया गया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो, आप एक साथ मेजर करने की कोशिश करते हो, तो भी आपका जो मेजरमेंट होगा, आपका जो मेजर करके जो वैल्यू आएगी पोजीशन और मोमेंटम की, तो उसमें एरर आएगा। और वो एरर कितना आएगा ये उन्होंने बताया। तो आप इसको, हम आगे प्रिंसिपल को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने वैल्यू भी बताई कि वो एरर कितना आएगा, मिनिमम कितना आएगा। ज्यादा हो सकता है, गलती आपकी और ज्यादा हो सकती है, बट कम से कम इतना तो आएगा ही आएगा। ओके बेटा? हो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इस प्रिंसिपल को पैरा चेंज कर देते हैं। इफ पोजीशन and momentum of a microscopic particle
इज मेजर्ड, अगर ये नापा भी जाता है साइमल्टेनियसली, एक साथ, देन द प्रोडक्ट ऑफ एरर्स, आप इनको अनसर्टेनिटी ही कहोगे। मैं एक बार बस इसको जो है वर्ड को चेंज कर देता हूं, जिससे आपके दिमाग में ये रहे हमेशा कि कहीं ना कहीं एरर की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है, उसमें चेंज आएगा। एक अनसर्टेनिटी in position and uncertainty in momentum, मतलब error in momentum is equal or more than h/4 pi। अगला जो इसमें कहा, प्रिंसिपल में बात बोली, उन्होंने ये कहा कि अगर अगर आप लोग पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करते भी हो ऐसे पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक के लिए एक साथ, तो आपको एरर मिलेगा। और जो अनसर्टेनिटी दैट इज एरर पोजीशन में मिलेगा, जो एरर जो अनसर्टेनिटी मोमेंटम में मिलेगी, उनका प्रोडक्ट h/4 पाई के बराबर होगा। मिनिमम इतना तो होगा ही होगा, या इससे ज्यादा हो। ओके बेटा, तो मैं इसको फॉर्मुलेट करूं तो मैं कह सकता हूं दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी इक्वल और मोर देन h/4 पाई। तो ये इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। पूरी लैंग्वेज को हम इस तरह से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि जो डेल्टा एक्स वर्ड मैंने यूज किया है, ये यहाँ पे टर्म, ये एरर बता रहा है, ये अनसर्टेनिटी को बता रहा है, किसकी? पोजीशन की। किसकी बता रहा है बेटा? पोजीशन। और जो डेल्टा पी मैंने यूज किया है वो अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम को बता रहा है। ओके बेटा, वो यहाँ पर एच के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हो, मैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। क्या है बेटा? ये प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू भी मैंने आपको लिखवाई हुई है। और जो पाई है वो आप लोग जानते हो 22/7 या 3.14 होता है। ओके बेटा, लेकिन वेरी गुड, लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे एक चेंज कर सकते हो। आप लोग जानते हो बेटा मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। वेरी गुड। तो मोमेंटम का जो एरर है, इस मोमेंटम के एरर को आप ये शो कर सकते हो कि मोमेंटम का जो एरर है वो मास में तो होगा नहीं, वो तो हम नाप सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, बट वो एरर आया होगा वेलोसिटी में, है ना बेटा? तो मोमेंटम के एरर को आप ये कह सकते हो, इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एरर इन वेलोसिटी। क्योंकि लाइट डालने पर लाइट के फोटोन से उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या चेंज होगी? वेलोसिटी। मास तो चेंज होगा नहीं, है ना बेटा? क्या कभी आपने सुना है किसी बॉडी को गर्म करने से उसका मास बढ़ गया? नो सर। वेरी गुड। क्योंकि अगर ऐसा होता तो गर्मियों में चीजें हैवी हो जाती और सर्दियों में ठंडी आपका हल्की हो जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डेल्टा पी की जगह पर डेल्टा एम इंटू डेल्टा वी पुट कर सकता हूं, बट यहाँ पर डेल्टा वी क्या कहा जाएगा? इट इज अनसर्टेनिटी, इट इज एरर इन वेलोसिटी। ओके बेटा,
तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल और मोर देन एच अपॉन 4 पाई। अगर आपसे यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वैल्यू पूछी जाती है कि बताओ एरर वेलोसिटी में या मोमेंटम में या पोजीशन में कितना होगा, तो मेरे बेटा हो आप वहां पर न्यूमेरिकल करते टाइम पर एक काम कर सकते हो कि आप इस मिनिमम एरर को यूज कर सकते हो फॉर्मूले में, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई पुट कर सकते हो, मोर देन वाली कंडीशन को आप हटा सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स के टाइम पर हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल एच अपॉन 4 पाई। कितना क्लियर हो गया बेटा? यस। बट आप यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, आपको और अच्छा लगेगा सुनकर के कि एच एक प्लांक कांस्टेंट है, तो एच अपॉन 4 पाई जो वैल्यू है ये भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको हम कैलकुलेट करके पहले से याद कर सकते हैं। तो एच अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, दैट इज, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा, जितना भी होगा, जो भी वैल्यू आपकी आई है आपके सामने वो कांस्टेंट होगी, ये कंफर्म है। ओके बेटा, इक्वल आई है या ज्यादा आई है, जो भी वैल्यू आपको मिली है वो क्या होगी, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। और आप लोग जानते हो कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो ये तभी होता है जब एक वैल्यू इंक्रीज हो तो दूसरी उसी रेशियो में डिक्रीज हो, जिससे प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़े। ओके बेटा, फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल ये वेरी गुड, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट है वो है 32। तो अगर कोई आपसे कहता है कि x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी होगी? 32. वेरी गुड। और अगर कोई आपसे कहता है कि x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 16. वेरी गुड। तो इससे आप क्या सीख रहे हो? इससे आपको ये सीखने को मिल रहा है कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 1 से 2, 2 से 4, तो यहाँ पर y की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है बेटा? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो अब इस बात को मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ कि अगर ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट हैं, देन आई कैन राइट हियर दैट ऑन इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी मतलब एरर इन पोजीशन, uncertainty in momentum will decrease and vice versa। बोल सकते हो बेटा? Yes, Yes, sir. मतलब कहने का यहाँ पर यह है हमारा कि अगर आप मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कम करते हो, मतलब उसे सही सही नापने की कोशिश करते हो, आप पूरा फोकस आप मोमेंटम पे रखते हो सही नापने का, मतलब एरर कम करने की कोशिश करते हो, तो उसी टाइम पर पोजीशन में एरर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो वहां से आपका ध्यान हटेगा। और अगर आप पोजीशन को सही सही नापने की कोशिश करते हो, मतलब अनसर्टेनिटी को आप पोजीशन की को कम करने की कोशिश करते हो एरर को, तो एरर मोमेंटम में बढ़ जाएगा और इनका प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. yes, वेरी गुड। आई थिंक आपके बात पूरी समझ में आ गई। फिर भी मैं इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को और एक्सप्लेन करता हूं इसके आगे, और वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर इस पेज को अब इरेज कर रहा हूँ। इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना। आप हेडिंग भी डाल सकते हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन? पहली तो पिक्चर ये क्लियर हो गई यहाँ पर इसमें कि ये केवल उन पार्टिकल पर अप्लाई होगा जो लाइट की स्पीड से, जिनकी स्पीड चेंज हो जाएगी। अब आप इसको ऐसे समझोगे, अब माइक्रोस्कोपिक वर्ड को आप एक बार को ड्रॉप कर सकते हो, तो आप ये कह सकते हो दिस प्रिंसिपल is valid for the particles which velocity, अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा? मोमेंटम। तो आप मोमेंटम भी कह सकते हो, या अगर आपका वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो आप काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हो। ओके बेटा, और काइनेटिक एनर्जी gets changed by the absorption of photon, या आप कह सकते हो get changed due to light। ओके बेटा हो, तो अब आप इसको ये समझ सकते हो कि ये प्रिंसिपल केवल उनके लिए वैलिड है जिनकी स्पीड या जिनकी काइनेटिक एनर्जी लाइट को एब्जॉर्ब करके, उसके फोटोन को एब्जॉर्ब करके, उसके एब्जॉर्प्शन से, उसकी एनर्जी से चेंज हो जाती है। ओके बेटा हो, अब इसका मतलब हो गया कि दैट इज, ऐसा कब होगा? जब पार्टिकल बहुत छोटा होगा। दैट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है। इस तरह आप यहाँ पे कह सकते हो सो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हैवी पार्टिकल्स। पर यहाँ क्वेश्चन हमारा ये है, हैवी पार्टिकल से मतलब है हमारा इवन मिलीग्राम साइज, अगर उनका मास मिलीग्राम तक भी हुआ तो भी उन्हें हैवी माना जाएगा। आगे बात समझ में बेटा? यस सर। सर हाँ बेटा, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके बेटा, Sir? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा, सर ये वाला कंसेप्ट क्लियर कर दो दोबारा से। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई बॉल, सपोज करो बॉलर ने कोई बॉल थ्रो की बैट्समैन की तरफ, और बॉल थ्रो करने के बाद में अगर वो इसके पीछे एक टॉर्च जला देता है, लाइट इसके ऊपर डालता है टॉर्च से, तो क्या इस बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी? नो सर। वेरी गुड। मतलब क्या हुआ कि ये सर ये वाज नॉट क्लियर। मेरे बेटा, आवाज मेरी सबको क्लियर आ रही है? यस सर। बेटा आप अपना मोबाइल चेक करो एक बार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर किसी बॉलर ने बॉल थ्रो की और पीछे से अगर किसी ने टॉर्च जला दी, लाइट डाल दी उसके ऊपर, तो लाइट डालने से क्या इस बॉल की स्पीड चेंज हो जाएगी? नो सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, मतलब इस पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। और अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, मतलब आप इस बॉल की पोजीशन और इसका मोमेंटम दोनों एक साथ मेजर कर सकते हो। इस बॉल का पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेजर करना पॉसिबल है। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता और अगर आपने इसके ऊपर लाइट डाली होती बेटा, तो उस लाइट के क्वांटम को ये एब्जॉर्ब करके इसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती, बढ़ जाती।
काइनेटिक चेंज हो जाती। इसका मतलब हम इसकी स्पीड को, इसकी वेलोसिटी को और इसकी पोजीशन को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, मतलब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes. तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे आप इस बात को समझें कि हैवी पार्टिकल, कितना हैवी पार्टिकल कि अगर वो मिलीग्राम साइज तक भी पहुंच गया, उसका मास मिलीग्राम तक भी पहुंच गया, तो भी वो इस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। ओके बेटा, इस कार, ट्रक, क्रिकेट बॉल, इन पर ये अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होने का मतलब हम ये दोनों चीजें एक साथ मेजर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। वेरी गुड। Yes. तो हाँ, अब इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। मान लो किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है v स्पीड से, आपको इसकी पोजीशन चेक करनी है, दैट इज आपको न्यूक्लियस के सेंटर से उसकी डिस्टेंस पता करनी है। तो ये पता करने के लिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को देखना पड़ेगा कहाँ है, और ये देखने के लिए आप जैसे इसके ऊपर लाइट डालोगे, इस लाइट के क्वांटम की एनर्जी होगी hc/λ, और ये लाइट डालते ही इसकी क्वांटम को या इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो इससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब इसकी स्पीड हो जाएगी v से v डैश। तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो v डैश मिलेगी, जबकि एक्चुअल में उसकी थी v। तो यहाँ जो एरर आएगा डेल्टा v, वो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कहा जाएगा। आप इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को अच्छे से पता करने के लिए, मतलब इसके एरर डेल्टा एक्स को कम करने के लिए, आप उतनी ही कम वेवलेंथ का क्वांटम आप इसके ऊपर डालोगे, क्योंकि यहाँ पोजीशन नापने के लिए हम लैम्डा को ही एज अ स्केल यूज कर रहे हैं लाइट को, क्योंकि लैम्डा भी लेंथ को बताता है, डिस्टेंस को बताता है। तो जो मिनिमम एरर होगा डेल्टा एक्स में, मिनिमम डेल्टा एक्स वो प्लस माइनस लैम्डा के बराबर होगा, क्योंकि जिस स्केल का हम यूज करते हैं मेजर करने के लिए, उस स्केल का लीस्ट काउंट जो होता है वो मैक्सिमम एरर होता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. जैसे मैं अपनी वॉच है, उस वॉच में अगर सेकंड की निडल है, तो मैं उससे जो टाइम मेजर करूंगा, उस टाइम में मैक्सिमम 1 सेकंड का एरर हो सकता है, क्योंकि उस वॉच का लीस्ट काउंट है 1 सेकंड। लीस्ट काउंट का मतलब आप लोग जानते ही हो, वो मिनिमम मेजरमेंट जो हम किसी डिवाइस से नाप सकते हैं। तो अगर मुझे मेरे बेटा हो डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करना है, ये एरर कम करना है, तो मुझे लैम्डा कम करना पड़ेगा। और अगर मैं वेवलेंथ को मैं डिक्रीज करूंगा, तो वेवलेंथ डिक्रीज करने से एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्वांटम की, क्योंकि इनवर्सली है। और अगर क्वांटम की एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, मतलब एरर डेल्टा वी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या क्लियर हो गया? टू रिड्यूस डेल्टा एक्स we have to use light of less wavelength की लाइट का यूज करेंगे तो क्वांटम की एनर्जी गेट्स इंक्रीज्ड, और जिसकी वजह से एरर इन वेलोसिटी गेट्स इंक्रीज्ड। अगर आप फाइनली यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हो कि डेल्टा एक्स रिड्यूस करने पर डेल्टा वी बढ़ गया। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. यस। वेरी, बस यही है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, कि अगर आप एक वैल्यू को सही सही नापने की कोशिश करोगे तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाएगी, एरर बढ़ जाएगा। ये इट इज जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए। तो ये हैवी पार्टिकल्स लाइक बॉल, ट्रक, कार और इन पार्टिकल्स पर अप्लाई नहीं होता है। इनमें आप दोनों चीजें एग्जैक्ट नाप सकते हो, कहाँ है और स्पीड कितनी है। ये हो गया प्रिंसिपल कंप्लीट। अब इस प्रिंसिपल में कई बार आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है, और वो क्या पूछ सकता है बेटा? वो आपसे पूछ सकता है कि
आपका अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम, इस तरह की बातें आपसे पूछ सकता है। अगर ऐसी बातें आपसे पूछता है तो आप वो कैलकुलेट कैसे करोगे कि आप अपने फॉर्मूले को चेंज कर लोगे, कैसे, थोड़ा ध्यान देना। हमने पढ़ा अभी, फॉर्मूला क्या था बेटा, बोलो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, पढ़ाना बेटा आपने। Yes. इट इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल के पर्पज से कर रहे हैं, मोर देन का साइन हटा दिया है मैंने, इक्वली लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर बेटा। आप थोड़ा ध्यान देना, मैं इसमें क्या चेंज करने जा रहा हूँ। मैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मैं इसमें डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करता हूँ और डेल्टा टी से डिवाइड करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ बेटा हो, तो यहाँ पर आप लोग जानते हो अच्छी तरह से कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है। बेटा वो फोर्स होता है, क्या होता है, Force. वेरी गुड। तो आप इसको समझो यार। और हम लोग जानते हैं कि फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, वर्क, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म है। तो मैं इसको अनसर्टेनिटी इन एनर्जी बोल सकता हूं, डेल्टा ई। तो इस तरह से मैं यहाँ पर, ये एफ हो गया, ये डेल्टा एक्स हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके मैं बोल दूंगा एनर्जी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। और डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हियर डेल्टा ई इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड डेल्टा टी इज अनसर्टेनिटी इन टाइम। ओके बेटा, क्लियर हो गया। Yes. Yes, वेरी sir. गुड। तो आपसे न्यूमेरिकल इस तरह से चेंज करके एनर्जी और टाइम से ही पूछ सकता है। आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था, आपने मोमेंटम पोजीशन पढ़ाया था। तो जब भी हमसे कोई फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल चेंज करता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चेंज कैसे हुआ, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मेन जो यूज है, सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो क्या है कि ये हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पाथ को बताने में हमारी हेल्प करेगा। ओके बेटा, कि वो जैसे बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में घूमते हैं, हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि नहीं, पाथ फिक्स नहीं होता, पोजीशन आप नाप ही नहीं सकते उसकी एग्जैक्ट। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो आप इसमें एक लाइन ये लिख सकते हो, फाइनली इट rules out the existence of definite path of electron। ये इलेक्ट्रॉन के फिक्स पाथ की बात को, उसके एग्जिस्टेंस को नकारता है, मना करता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ फिक्स नहीं होता। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. वेरी गुड। अब इसके न्यूमेरिकल्स आपको मैं ग्रुप पे भेजूंगा, वो आप सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उनको फिर सॉल्व करेंगे। अभी हम टॉपिक दूसरा स्टार्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है बेटा? हो Okay, sir. ओके बेटा, हो इस सेशन में इतना काफी है, नेक्स्ट सेशन में आ जाओ आप।